हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद राहुल सर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सारे वीडियोज आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद राहुल सर। आज हम बात कर रहे हैं टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टेंस के लिए कुछ नई वीडियोस बनाने की। तो आज हम बात कर रहे हैं टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इसका जो पहला पोर्शन है कंटिन्यू से पहले पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। सो बात करते हैं टेंस के इन तीनों पार्ट्स की। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है पास्ट सिंपल, यानी कि अगर पास्ट में कोई घटना घटती है तो उसके लिए हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट चूज करते हैं। सो पास्ट इंडेफिनिट को चूज करने के लिए जैसा मैंने कहा था, जब भी कभी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उस समय मैंने कहा था एक फॉर्मूला, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। ये फॉर्मूला हमारे माइंड में होना चाहिए व्हेनेवर वी आर ट्रांसलेटिंग सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम रखेंगे वर्ब एंड देयर आफ्टर ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट बीकेबी। बीकेबी आई टोल्ड यू प्रीपोजिशंस होती है उसके अंदर, बाकी की भेजा हमारे, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बच जाता है दोस्तों उसको वाक्य के अंत में रखा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं टेंस के पहले पोर्शन की, जो है पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल। पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए हमें इन वर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी भी वाक्य के अंत में आपके सामने एक वाक्य दिया हुआ है कि वे घर गए, यानी कि अंत में अगर मैं कह रहा हूं कि गए, जाते थे, ऐसा कोई अंत में दिया जाता है तो उसको कहा जाए, वो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होगी। चाहे वो गया, ता था, ती थी, ते थे। जैसे कि वे होटल जाते थे, जोधपुर जाते थे, और आते थे, या वह घर जाती थी, वह किताब पढ़ती थी, ये सारी पहचान होगी पास्ट इंडेफिनिट की। बात करता हूं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। डिड यानी कि डिड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी कि अगर वाक्य में नॉट या फिर वाक्य में दिया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, वहीं पर डिड का प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो साधारण वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। ये दिया हुआ है वे घर गए, कि क्या दोस्तों यहां पर नॉट है वाक्य में? नहीं है। क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है? वो भी नहीं है। तब वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं होगा। तब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और बीकेबी का जो क्रम है उस तौर पर हम सेंटेंस बनाएंगे। तो उसकी जो हमेशा याद रखना दोस्तों, इंडेफिनिट, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, वो सारे हेल्पिंग वर्ब जिसमें डी लेटर होता है, शुरुआत अगर डी से होती है, वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं पास्ट इंडेफिनिट की, तो वहां पर डिड में फर्स्ट लेटर क्या है? डी है, यहां पर फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अगर वाक्य में डिड आ रहा है वहां पर हम वर्ब के कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। मैं बात करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, चाहे वो डू हो चाहे डज हो, फर्स्ट लेटर डी है, इसीलिए वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर फ्यूचर टेंस की बात करूं तो विल और शैल, इसमें भी हमेशा फ्यूचर में फर्स्ट टेंस का प्रयोग करना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपने फ्यूचर में फर्स्ट रैंक हासिल करे। तो फ्यूचर में अगर आप फर्स्ट आना चाहते हो तो फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिए। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें फर्स्ट फॉर्म कहां कहां यूज करें मैंने आपको बताया। चलिए बात करते हैं एग्जांपल की, कि किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों को इंग्लिश में बदला जाता है। पहला एग्जांपल हमारे सामने है कि वे घर गए। सब्जेक्ट हमारा है वे, जैसा मैंने कहा था फॉर्मूले पर जाएंगे हम लोग। सब्जेक्ट क्या है? वे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, हमको क्या पहचाना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? गए, यानी कि गया, खाया, पिया, दौड़ा, ता था, ती थी, ते थे, ये पहचान है। जी हाँ बिल्कुल, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन सब्जेक्ट वे दिया हुआ है। वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। वे को हमने लिखा दे, लेकिन उसके बाद बात करता हूं हेल्पिंग वर्ब की। तो क्या यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी? नहीं, क्योंकि ये साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं आएगी, क्योंकि वाक्य में ना तो नॉट है ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो फिर सीधे हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये जरूर ध्यान रखें कि अगर पास्ट इंडेफिनिट की मैं बात करता हूं साधारण वाक्य की, और डिड वाक्य में नहीं आ रहा है, तब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कौन सी फॉर्म?
वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। कब? जब वाक्य में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं हो रहा हो, यानी कि डिड नहीं आ रहा हो तो सेकंड फॉर्म। तो दे लगा दिया, सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब क्या है हमारी? गए। गए मींस जाना, जाना की सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहां पर। गो फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। गो, वेंट, गॉन। तो यहां पर हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म और वो है वेंट। दे वेंट। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मूले पर ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट हो जाएगा होम। ऑब्जेक्ट जो वर्ब के साथ में कनेक्टेड है, गए के साथ में कनेक्टेड है, घर। घर को इंग्लिश में कहते हैं होम। तो हमने क्या लिख दिया? टू होम। यहां देखिए दोस्तों, टू का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वी ऑलवेज यूज टू प्रीपोजिशन। इसी तरीके से वन पर्सन टू अनदर पर्सन वी ऑलवेज यूज टू। आई एम कॉलिंग टू यू, आई एम कमिंग टू यू, आई एम गोइंग देयर, आई एम कमिंग हेयर। तो एक जगह से दूसरी जगह के लिए हमने टू का प्रयोग किया। तो ये बात की हमने पास्ट इंडेफिनिट की, लेकिन साधारण वाक्य की। उसके बाद मैं बात करूंगा नेगेटिव वाक्य की, लेकिन उससे पहले मैं आता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस पर। जिस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है, ता था, ती थी, ते थे, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूंगा तो पहचान क्या होगी दोस्तों? ताहें, तीहें, ते हैं। जितने भी डेली रूटीन के सेंटेंस बनते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। जैसे कि मैं 5 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट 5 o'clock। मैं 10 बजे विद्यालय जाता हूं, आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock। ये डेली रूटीन के सेंटेंसेस है। जितने भी सारे डेली रूटीन के सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। बात करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डज का प्रयोग एक वचन के लिए, दैट मीन्स सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा डज का प्रयोग किया जाएगा। डू का प्रयोग बहुवचन यानी कि प्लूरल नाउन के साथ हमेशा डू का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूं, जितनी भी डी वाली हेल्पिंग वर्ब है वो सारे डी मतलब डॉन, डॉन यानी कि गुंडा, विलन। अगर विलन है तो वो कहां पर आएंगे? नेगेटिव मैटर में, या फिर आएंगे कहां पर? कोई प्रश्न खड़ा हुआ है कि ये सब किसने किया, वहां पर ये डी वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। सेम यहां पर भी होगा जो पास्ट में मैंने कहा था, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी कि नॉट लगे या प्रश्नवाचक चिन्ह, वहीं पर हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। अन्यथा हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, नेवर। वाक्य में बात करता हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डी वाली हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म। लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, उसमें देखते हैं कि अगर वाक्य में नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं हो तो साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं। ये दिया हुआ कि वे घर जाते हैं, तो सेंटेंस कैसे होगा? क्या इसमें डू डज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा एग्जांपल है उसमें ना तो प्रश्नवाचक चिन्ह है और ना ही कहीं पर नॉट दिया गया है। वे घर जाते हैं, वे सब्जेक्ट है और वे को इंग्लिश में कहा जाता है दे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है हमारे यहां पर, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव है। वर्ब का प्रयोग जरूर करेंगे। वर्ब कौन सी है? जिसके साथ ये पहचान लगी है, ताहे, ती है, और वो पहचान जाना के साथ लगी। जाना मतलब गो, और गो की हमेशा यहां पर आएगी फर्स्ट फॉर्म गो ही है तो दे गो। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे टू और ऑब्जेक्ट लगाना है क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या है? घर, और जाना के जस्ट पास जो जुड़ा हुआ है वो ही हमारा ऑब्जेक्ट, वो है घर। दे गो टू होम। और मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में ये बताया था कि टू का प्रयोग कहां करते हैं? वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टू का प्रयोग। मैं बात करता हूं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस जो है दोस्तों सेम, इसमें भी थोड़ा इसमें डिफरेंट ये रहेगा, ये बहुत आसान रहेगा क्योंकि इनकी पहचान जो होती है गा, गे और गी, यानी कि जाएगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पीछे अंत में ऐसा कोई गा सेंटेंस के अंत में गा वर्ड आ जाए, गा जो है अक्षर आ जाए, वहां पर हम प्रयोग करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, वो होती है विल एंड शैल। मैं आपको फिर बता देता हूं कि विल और शैल में से शैल का प्रयोग हमेशा किया जाएगा आई और वी के साथ। अगर वाक्य में आई और वी है वहां शैल का प्रयोग शेष सभी के साथ वी ऑलवेज यूज विल। उसके बाद मैंने कहा था फ्यूचर इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पूरे इंडेफिनिट पार्ट्स के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए बात करते हैं छोटे से एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल दिया गया है कि वे घर जाएंगे।
वे घर जाएंगे, गागे की अंत में, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हो। आइए फॉर्मूले पर, सब्जेक्ट दिया हुआ है हमारा वे, और वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। उसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। क्या यहां पर डी वाले हेल्पिंग वर्ब है? नहीं दोस्तों। तो फिर यहां हम अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव नहीं चेक करेंगे, सीधी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? विल। दे विल क्यों आएगी? क्योंकि अगर आई और वी होता तो शैल आता, नहीं तो हम विल का प्रयोग करेंगे। दे विल जाना। अब बात करते हैं वर्ब की, जाएंगे। जाना को कहते हैं गो, और गो की मैंने कहा है फर्स्ट फॉर्म रहेगी, दे विल गो टू होम। दे विल गो टू होम। यहां पर अगर मैं बात करता हूं दे विल गो टू होम, यहां लिख देता हूं, ओके, दे विल गो टू होम। टू का प्रयोग मैंने बताया था, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो हमने बात की इंडेफिनिट पोर्शन की। इन तीनों जो पार्ट हैं टेंस के, अगर मैं बात करता हूं पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, सिमिलर ये हैं, तीनों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा ये एक ऐसा सेंटेंस है केवल पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डी वाली हेल्पिंग वर्ब, डू, डज और डिड, वो आएंगे हमेशा नॉट और प्रश्नवाचक के तौर पर। हमने बात की अफर्मेटिव सेंटेंस की। चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होकर सेंटेंस, तो उनको कैसे बनाया जाएगा इस इंडेफिनिट टेंस के अंदर। घर नहीं गए। बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की। वे घर नहीं गए। मैंने कहा था नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर प्रश्नवाचक हो, वहीं पर डिड का प्रयोग होगा। अब कह रहे हैं कि वे घर नहीं गए, वहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डिड। तो वाक्य बनेगा, वे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दे। दे। अगर मैं बात करता हूं हेल्पिंग वर्ब, हमारे सामने है हेल्पिंग वर्ब डिड। दे डिड नॉट, नॉट हमेशा डिड के साथ, दे डिड नॉट गो। वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग? वर्ब क्या प्रयोग करना है, और वर्ब कौन सी है? यहां पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि मैंने कहा था डिड आएगा अगर, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दे डिड नॉट गो टू होम। वे घर नहीं गए, यानी कि हमने सेंटेंस को नेगेटिव बनाया लेकिन फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग किया, क्योंकि मैंने कहा था डिड वाले अगर हेल्पिंग वर्ब आपके साथ में है, वहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करता है। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें दिया गया कि वे घर नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं यानी कि डू डज का प्रयोग होगा इसमें। वे को इंग्लिश में कहेंगे दे। बहुवचन डू का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब अब हमको प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वाक्य में नॉट है, नहीं है, और नहीं होने के कारण वाक्य में अगर नॉट है तब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग करें या डज का, ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बहुवचन है तो सेंटेंस क्या होगा? दे डू नॉट। अब यहां पर डज नॉट नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है। दे डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू डज आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। दे डू नॉट गो टू होम। दे डू नॉट गो टू होम। तो ये वाक्य हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। बात करता हूं मैं नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बात करता हूं मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, वे घर नहीं जाएंगे। ये बहुत साधारण रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वहां पर भी किया था अफर्मेटिव में, नेगेटिव में भी करेंगे। वे घर नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दे विल नॉट, दे विल नॉट गो टू होम। दे विल नॉट गो टू होम, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब विल होगी और साथ में नॉट का प्रयोग करेंगे, सो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब मैं बात करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात करता हूं तो, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। ये ऐसा टेंस है जो डेली रूटीन के लिए भी काम में आता है। ये एक ऐसा टेंस है जो न्यूज, जितने भी एंकर्स होते हैं अगर न्यूज पढ़ रहे हैं वो, वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। सो बात करते हैं कि वे घर नहीं जाते हैं, ऐसा कह दिया, लेकिन अगर ऐसा हो जाए वाक्य में कि अगर ऐसा हो जाए कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो, जैसे यहां पर दे दिया कि वे घर जाते या नहीं जाते हैं, तो यहां पर कह दिया कि वह, अगर वाक्य में दे दिया एक सब्जेक्ट वह का प्रयोग कर दिया कि वह घर नहीं जाता है, अगर ऐसा होता है तो वाक्य में दे की जगह क्या हो जाएगा? यहां दे की जगह हो जाएगा ही। जैसे वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है, तब वाक्य क्या हो जाएगा? ही डज नॉट। अब यहां पर डू नहीं रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट अब क्या है? एक वचन है। मैंने कहा था एक वचन सिंगुलर नाउन के लिए डज का प्रयोग करता है, तब यहां पर क्या हो जाएगा? ही डज नॉट, ही
डज नॉट गो टू होम। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन एक और ट्विस्ट है दोस्तों यहां पर, डू डज के अलावा अगर यहां पर वाक्य बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो, अफर्मेटिव है कि वह घर जाता है, तब हमेशा वर्ब के साथ एस ई एस। अगर नेगेटिव होता है तो ही डू डज। अब इस वाक्य को देखिए आप, वाक्य की अगर मैं बात करता हूं कि वह घर जाता है तो ही goes to home, he goes to home। ही एक वचन सब्जेक्ट है, वर्ब लग रही है और होम। अब हमेशा ध्यान रखें कि वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, रूल को जरूर याद रखें। अगर वाक्य में सब्जेक्ट एक वचन है और वाक्य अफर्मेटिव है, वहां पर वर्ब के साथ या तो एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा। अब ईएस किस किस के साथ लगता है वाक्य के अंत में? या तो दे रखा हूं आपको क्या, एस एच या सी एच या डबल एस या एक्स या डबल ओ दे रखा हो। यहां पर अगर ऐसा कुछ दे रखा हो, वहां पर हमेशा प्रयोग किया जाएगा ई एस का। दोस्तों देखिए, गो के साथ या फिर ओ दे रखा हो या ओ दे रखा हो, वहां पर आपको हमेशा देखिए पीछे ओ दे रखा था गो के साथ, तो यहां पर ई एस का प्रयोग किया है हमने और ये बन गया क्या, गोज। तो ये भी जरूर ध्यान रखें कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट एक वचन हो और वाक्य अफर्मेटिव हो, वहां पर वर्ब के साथ एस ई एस जोड़ा जाता है, अन्यथा वाक्य में डू डज का प्रयोग करना है हमको। ये बात की हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसी तरीके से इन तीनों टेंस के अंदर अगर मैं बात करता हूं, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तीनों में एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और बाकी सीन रहेगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब अगर इंट्रोगेटिव बनता है वाक्य तो हेल्पिंग वर्ब कहां जाएगी, सब्जेक्ट से पहले, और अंत में लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। या दोस्तों आज हमने बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट की। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द टेंस in which we will learn the continue tense, past continue, present continue and future continue. So let's begin our class. अगर मैं बात करता हूं टेंस की तो बेसिकली टेंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। If I am talking about past tense, we can divide it into 4 types like past indefinite or past simple, second is past continue, third is past perfect and fourth one is past perfect continue. If I am talking about present tense, in which we can divide it into 4 types, present indefinite or present continue, present indefinite or present simple, present continue, present perfect and present perfect continue. In future we can divide future tense into 4 types like future indefinite or future simple, future continue and future perfect and thereafter future perfect continue. So today we are going to learn about continue tense, past continue, present continue and future continue. So let's begin our class. सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट पास्ट कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यू अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में जैसे मैं बात कर रहा हूं पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू राइट इंग्लिश, इन विच यू हैव टू लर्न द आइडेंटिफिकेशन। वाक्य बनाते समय पहली चीज ये ध्यान रखें, कोई भी एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है कि वे घर जा रहे थे, वे घर जा रहे थे, इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी कि पहचान क्या है दोस्तों, पहचान दी हुई है इसमें रहे थे। अगर वाक्य में पहचान दी हुई और आपने पहचान लिया कि रहा था, रही थी और रहे थे, ऐसा कुछ है, वो पास्ट कंटिन्यू टेंस है। इसी तरीके से अगर पहचान दे रखी होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, वो टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यू। और अगर मैं बात करता हूं फ्यूचर की, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इन तीनों में से कोई पहचान यहां पर दी गई है, वो फ्यूचर कंटिन्यू का। सो बात करते हैं पास्ट कंटिन्यू। सो पहले पहचान की अगर मैं बात करूं तो पास्ट कंटिन्यू की जो पहचान होगी दोस्तों वो क्या रहेगी, पहचान होगी वो रहा था, रही थी, रहे थे। फिर बात करता हूं मैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट कंटिन्यू में वॉज वर्ब,
प्रेजेंट कंटिन्यू में इज आर एम, फ्यूचर कंटिन्यू में होगी विल बी, शैल बी। वॉज का प्रयोग दोस्तों किया जाता है हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ, यानी कि एक वचन हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बहुवचन की बात करता हूं मैं, अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है वहां पर, यानी कि प्लोरल है अगर हमारा सब्जेक्ट, तो वर का प्रयोग सिंगुलर है तब हम बात करेंगे किसकी, वॉज का प्रयोग किया जाएगा। एज वेल एज अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट कंटिन्यू की, इन विच इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन then we can use always is, if the subject is plural noun we can use are, if the subject is I के साथ हमेशा always we can use am with I। if I'm talking about future tense in which we can use always, if I and we is given to the sentence I and we can use always shall be। वाक्य में I और we का प्रयोग दिया गया हो वहां पर हम बात करेंगे shall be का, लेकिन से सभी सब्जेक्ट के साथ हमेशा will be का प्रयोग किया जाएगा। तो ये बात की हमने हेल्पिंग वर्ब की। आइए बात करते हैं कि वर्ब कौन सी प्रयोग में ली जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, अगर वाक्य में हमेशा ध्यान रखना, वाक्य में एच वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, एच वाली अगर कोई हेल्पिंग वर्ब हो वहां पर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। इज दैट क्लियर? अगर डी वाली हेल्पिंग वर्ब हो हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते थे, याद है, डू, डज, डिड, हमेशा इनके साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो ये वर्ब का याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक थी। जैसे मैं बात करता हूं वर्ब की, अगर वर्ब की पहचान करनी है तो वर्ब में देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में रहा दिया गया हो, किसी भी सेंटेंस में रहा, रही, रहे, वहां हमेशा आईएनजी फॉर्म होगी। तीनों टेंस में चेक कर लीजिए आप, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। आईएनजी फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते। सो ये हमने बताई आपको। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या होगी, फिर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, और फिर बात करते हैं हम वर्ब की कि वर्ब कौन सी प्रयोग में ली जाती है। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। हमारे सामने एग्जांपल दिया हुआ है, इस पर बात करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ कि वे घर जा रहे थे। इस वाक्य में देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे क्या है, प्लूरल नाउन, बहुवचन है, और रहे थे के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए वॉज, वर्ब के अंदर कौन सी, वर, क्योंकि बहुवचन है। वे घर जा रहे थे। अगर आपको पता करना है कि सब्जेक्ट बहुवचन है कि एकवचन है, इसकी आइडेंटिफिकेशन पर जाइए। यह कह रहा था कि रहे थे, यानी कि बहुत सारे लोग होंगे वो जा रहे थे, तब बहुवचन है और वर का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस का जो फॉर्मूला होगा, कभी भी वाक्य को चेंज कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश, ये रहेगा फॉर्मूला दोस्तों। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट वी कैन यूज ऑलवेज ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट बीकेबी, यानी कि जो कुछ भी बच गया बाकी की भेजा हमारी, उसको हम वाक्य के अंत में देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय। सो वे घर जा रहे होंगे, तो सब्जेक्ट हमारा फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, वे, और वे को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों दे। दे का प्रयोग किया, फिर हमने प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब। हमें पता है कि रहे थे में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर में से वर का प्रयोग होगा, क्योंकि वे बहुवचन है, बहुवचन के साथ प्लूरल नाउन यानी कि वर का प्रयोग किया जाएगा, दे वर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं हेल्पिंग वर्ब के बाद, जी हां दोस्तों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और माफ कीजिएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बात करते हैं वर्ब का प्रयोग किया जाएगा फॉर्मूले में। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब जो आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान के साथ में लगी है वो होती है वर्ब। जैसे रहा था, रहती पहचान है, इसके साथ वर्ब लगी है जाना। जाना को कहते हैं गो, लगा दिया हमने गो। गो के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग, गोइंग, दे वर गोइंग। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है हमको, ऑब्जेक्ट क्या है, होम। तो हम बात करेंगे दे वर गोइंग टू होम। टू का प्रयोग किया क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। सो सेंटेंस हो जाएगा दे वर गोइंग टू होम। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है वही दे, लेकिन यहां एक चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, तीनों में से कोई एक का प्रयोग किया जाएगा। यहां हेल्पिंग वर्ब वॉज वर नहीं रहेगी, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम मैंने बताई है आपको। तो क्या हो जाएगा, दे आर, क्योंकि दे बहुवचन है और बहुवचन के लिए मैंने क्या बताई, ये रहा। प्लूरल नाउन के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑलवेज आर। दे आर, वर्ब वही है गो, और यहां पर आईएनजी, गोइंग टू होम।
नेक्स्ट में बात करता हूं वे घर जा रहे होंगे, सेम हो जाएगा दे, लेकिन यहां हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, विल भी आएगा क्योंकि आई और वी के साथ केवल शैल, बाकी सभी के साथ विल बी गोइंग टू होम। तो ये एक ऐसी ट्रिक है दोस्तों जो आज हमने सीखी, जिसमें आप एक ही फॉर्मूले का उपयोग करके कोई भी टेंस सीख सकते हैं। हमने एक ही बार में पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू सीखा दोस्तों। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब, और मैंने आपको बताए कुछ एग्जांपल देकर। सो देखते हैं कि इस टेंस में आपने जो कंटिन्यू किया है इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट कीजिए ताकि हम आपके कमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और हम बात करने वाले हैं टेंस के तीसरे पार्ट यानी कि परफेक्ट टेंस। चाहे अगर मैं बात करूं पास्ट टेंस की तो पास्ट टेंस को कहा जाएगा पास्ट परफेक्ट। अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट टेंस की तो इसे कहा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं बात करता हूं फ्यूचर टेंस की तो फ्यूचर परफेक्ट। जी हां दोस्तों, ये टेंस का तीसरा पोर्शन है जिसमें परफेक्ट टेंस आता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। चलिए परफेक्ट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने दिया गया है पास्ट परफेक्ट, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका है, द वर्क दैट हैज बीन फिनिश्ड इन योर पास्ट। जो काम पास्ट में हो चुका है उस समय पर ही उसकी डिमांड थी, वह खत्म हो चुका है, अभी वो उसका कोई जिक्र नहीं है, उस टेंस के लिए हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट की दोस्तों जो पहचान होती है, चुका था, चुकी थी एंड चुके थे, यानी कि कोई काम पहले हो चुका था। लेकिन इसके अलावा ये चीजें तो हम स्कूल्स में ग्रामर में बताई जाती है, इसके अलावा इसकी जो इंपॉर्टेंट पहचान होती है दोस्तों, ये वो होती है, कहा जाता है कि वह काम कर लिया था, मोहन घर चला गया था, तो ये भी एक पहचान है कि चला गया था, सो गया था। अगर ऐसा भी कहीं हो, खाना खा लिया था, वह घर चला गया था, उसने किताब पढ़ ली थी, मैंने टेंस समझ लिया था, अगर ऐसा कोई सेंटेंस होता है तो वहां पर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। तो उसकी पहचान भी चुका था, चुकी थी, चुके थे के अलावा चला गया था, पढ़ लिया था, ये होती है। उसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब की अगर हम बात करें, सो दैट विल बी हैड एंड आई टोल्ड यू द फॉर्मूला बेस्ट ट्रिक। आपको अगर पता करना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ, कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कौन सी वर्ब लगती है, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी दोस्तों। इस ट्रिक को आप माइंड में रखिए। अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए एच वाली हेल्पिंग वर्ब, कहीं पर भी एच वाली हेल्पिंग वर्ब, यानी कि एच वाली हेल्पिंग वर्ब का मतलब एच में कितनी लाइन है यहां पर, 1 2 3, तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है जो डी लेटर से शुरू होती है, सो अगर डी से शुरू होती है तो डी में सिंगल लाइन है दोस्तों, 2 लाइन नहीं है, क्योंकि सेकंड वाला तो कर्व है, वक्र है, लेकिन मैं बात करता हूं लाइन की, तो सिंगल लाइन है। सो डी वाले हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने बात की थी, कंटिन्यू वाले वीडियो में। तो इसी तरीके से अगर किसी वीडियो में, अगर किसी भी टेंस में राह पहचान दी गई हो, वहां हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। तो ये एक बेसिक ट्रिक थी जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, तो इसका जरूर प्रयोग करें, सो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सो बात कर रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड हेल्पिंग वर्ब होती है और एच लेटर है जो शुरुआत दे रहा है इस हेल्पिंग वर्ब को, इसलिए वहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, past indefinite and future indefinite, always we use first form of the verb. In past continue, present continue and future continue, we always use ing form. In past perfect, in present perfect and future perfect, we always use third form of the verb. So आगे जो टेंस आएगा उसकी बात करेंगे, वहां पर भी ing फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन अभी बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। तो ये मैंने बताई पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। उसके बाद उसमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और इसकी जो वर्ब होती है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है।
इसी तरीके से बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में इसकी जो पहचान होती है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। इसके अलावा इसकी एक और पहचान होती है, जैसे कि चला गया था, चला गया है, पढ़ लिया है, सो गया है, मैंने टेंस समझ लिया है। ऐसे टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो होती है हैज और हैव। हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, एक वचनकर्ता के साथ, और हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में आई को बहुवचन माना जाता है दोस्तों, और इसीलिए आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। आई के अलावा यू को भी बहुवचन मानते हैं, इसलिए यू के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसा मैंने नियम बताया था, रूल एच वाले हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, सो वर्ब तो वही रहेगी थर्ड फॉर्म, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, काम कर लिया होगा, किताब पढ़ ली होगी, उम्मीद करता हूं तुम सो गए होंगे, उम्मीद करता हूं तुमने टेंस कंप्लीट कर लिया होगा। ऐसा कोई टेंस में पहचान होती है कि चला गया होगा, वहां पर हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। बात करता हूं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव एंड शैल हैव। लेकिन दोस्तों इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पोकन क्लासेस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पोकन क्लास इन विच वी कैन नॉट यूज शैल, बिकॉज शैल का प्रयोग बहुत कम कर दिया है, रेयर केसेस में शैल का प्रयोग होता है, लेकिन आजकल के इंग्लिश के अंदर विल हैव का ही प्रयोग होता है, विल का ज्यादा प्रयोग होता है। सो अगर आप विल ही लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शैल भी लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से शैल का प्रयोग कर सकते हैं आप आई और वी के साथ। शैल हैव का प्रयोग हो सकता है आई और वी के साथ, इसमें भी वर्ब के थर्ड फॉर्म। चलिए दोस्तों, हमने बात की परफेक्ट टेंस की, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। अब मैं बात करता हूं कुछ एग्जांपल्स की, फॉर्मूले का प्रयोग करके हम वाक्य बना सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे सामने, राम घर जा चुका था। ये बहुत ही इजी एग्जांपल हमने लिया है कि राम घर जा चुका था। इस वाक्य में अगर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो चुका था, मैंने हेल्पिंग वर्ब की बात की थी, फॉर्मूला ये रहेगा। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, यानी कि काम को करने वाला कौन है, राम है यहां पर, तो राम को इंग्लिश में राम लिख दिया। उसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। जी हाँ दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहचान इसकी है चुका था, और मैंने अभी बताया था कि चुका था के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यानी कि कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, हैड, तो हैड का प्रयोग करेंगे, राम हैड। उसके बाद आई टोल्ड यू कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो वर्ब होती है, देखिए जिसकी जो पहचान होती है चुका था, चुका था के जस्ट पास में लगा है जाना, और ये होती है मेन वर्ब, और मेन वर्ब जो है जाना को कहते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। जी हाँ दोस्तों, गो, वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो हमें जो वर्ब यूज करनी है वो थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दी गॉन, राम हैड गॉन। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने वर्ब का भी प्रयोग कर लिया। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट यानी कि जा रहा है तो कहां जा रहा है, वो वर्ब के पास में होगा, बिल्कुल कनेक्ट होगा। खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, सीख रहा है तो क्या सीख रहा है, खा रहा है तो क्या खा रहा है, जो चीज खा रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया, वो उससे कनेक्ट होगा वर्ब के साथ। तो घर को इंग्लिश में बोलते हैं होम, तो हम कह सकते हैं राम हैड गॉन होम। लेकिन एक जगह और बता दो, यहां पर हम टू का प्रयोग करेंगे दोस्तों, क्योंकि वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आई टोल्ड यू, मैंने कहा जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। तो राम कहां जा रहा है, घर जा रहा है, तो दूसरी जगह घर होगी। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इसमें बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। अगर कह रहे हैं कि वे अंग्रेजी सीख चुके हैं, ये यहां पर वे जो है वो बहुवचन का रूप है, यानी कि प्लूरल नाउन। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का प्रयोग करते हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है दे, वे, और वे को इंग्लिश में कहते हैं दे।
उसके बाद फॉर्मूले पर चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी बात की, हैव का प्रयोग होगा, दे हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन सी है जिसके साथ पहचान लगती है? चुका था पहचान है, ये किसके साथ लगी हुई है? सीखना के साथ। सीखना को इंग्लिश में बोलते हैं लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, दे हैव लर्नड। और सीखना के बाद ऑब्जेक्ट इसके जस्ट पास में, हमने बात की थी ऑब्जेक्ट की, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, इट्स कॉल्ड इंग्लिश, सो लर्नड इंग्लिश। तो ये हमारी सेंटेंस हो गया, दे हैव लर्नड इंग्लिश। इसी तरीके से फ्यूचर का सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, आप करके दिखाइएगा कि उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप करते हैं। सो आपके लिए जो होमवर्क रहेगा, मैं सेंटेंस दे रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट का, तो उस पर आप सेंटेंस बनाकर दिखाइएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस की बात करते हैं। अमन अंग्रेजी बोल चुका होगा। यह आपका होमवर्क है दोस्तों, इसको बनाइए और इसका सही आंसर क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस से जुड़े हुए, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है हैज और हैव, इनका एक और उपयोग होता है दोस्तों। कैसे होता है उस, अगर मैं बात करता हूं हैज और हैव की, हालांकि इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इसके बारे में छोटी सी जानकारी दे देता हूं। हैज और हैव, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास पेन है, तब मैं कहूंगा आई हैव, और मैंने अभी कहा था आई का प्रयोग हैव के साथ कर सकते हैं, आई हैव पेन। अगर मैं कहता हूं कि अमन के पास किताब है, अमन हैज, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, तब हम कहेंगे अमन हैज बुक। कैसे हो जाएगा ये? अमन हैज अ बुक, अमन के पास एक किताब है। तो यानी कि अगर कोई भी वस्तु हमसे जुड़ी हुई है, हमसे कनेक्टेड है, हम वहां पर हैज और हैव का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पास एक मार्कर है, यू हैव अ मार्कर, तो प्लूरल नाउन के लिए हैव का प्रयोग करेंगे एंड सिंगुलर नाउन के लिए हैज का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ऐसा ही कह दूं कि अमन के पास बुक नहीं है, अगर मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं कि नहीं है, नेगेटिव की बात करते हैं, तो ये सेंटेंस हो जाएगा अमन डज नॉट हैव अ बुक। अगर वाक्य नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, तो साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज का भी प्रयोग किया जाता है। और अगर डू डज आ रहा है तो अमन एक वचन है चाहे बहुवचन, उस समय हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो हैज हैव का प्रयोग करते हैं, वहां हैव का प्रयोग किया जाएगा। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो के साथ, लेकिन आज हमने बात करी हैज और हैव की टेंस रूप की, जिसमें जो बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, उसकी पहचान होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी, और कर लिया था, चला गया था, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, कर लिया है, सो गया है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। इसके अलावा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, जिसकी पहचान होती है चला गया होगा, पढ़ लिया होगा, सो गया होगा, चुका होगा, और ऐसी पहचान होती है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव, शैल हैव, और आई और वी के साथ हमेशा शैल हैव का प्रयोग करते हैं। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आज हमने बात की परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, इस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी हां, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे लोग इस वीडियो को देख सके। थैंक यू सो मच। सो टुडे वी आर लर्निंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, present perfect continue and future perfect continue. So let's begin our class. If I am talking about
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का मतलब जिसके अंदर परफेक्ट टेंस भी हो इंक्लूड, इसके अलावा इसके साथ में कंटिन्यू टेंस भी इंक्लूड है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, अगर ये तीन नाम इसमें साथ में इंक्लूड किए गए हैं, जिसका मतलब ये होता है परफेक्ट का मतलब परफेक्ट से कुछ न कुछ लिया गया है, कंटिन्यू का मतलब कि कंटिन्यू टेंस से कुछ लिया गया है। तो बात करते हैं क्या लिया गया है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट के अंदर सबसे पहले इफ आई एम टॉकिंग अबाउट परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस की यहां पर हेल्पिंग वर्ब ली गई है दोस्तों, यानी कि हेड हेल्पिंग वर्ब अगर प्रयोग हो रही है वो पास्ट परफेक्ट में होती थी। एज वेल एज प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती थी हैज और हैव, वही प्रयोग हो रही है। सेम एज इट इज फ्यूचर परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव का प्रयोग होता था, वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ प्रयोग हो रही है। तो फिर कंटिन्यू से क्या, कंटिन्यू से यहाँ पहचान ली गई है दोस्तों। देखिए इसकी जो पहचान होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की, वो होती है रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन इसके साथ टाइम भी जुड़ा हुआ है। तो कंटिन्यू टेंस में जो होता था पास्ट कंटिन्यू की जो पहचान थी वही पहचान यहां पर भी है, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन उस काम जो काम हो रहा था उसके दौरान समय भी दिया गया है। उस कार्य से लगाकर अभी तक वो काम हो रहा था, एक लॉन्ग पीरियड तक वो काम हो रहा था, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में परफेक्ट से हेल्पिंग वर्ब ली गई है, कंटिन्यू से इसकी पहचान ली गई है, साथ में अगर जोड़ा गया है तो वो है टाइम। इसके अंदर टाइम जरूर लिया गया है। और टाइम जैसे लिखते समय, जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, बीकेबी और लास्ट में सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। तो समय अगर मेंशन करना है तो समय के लिए, टाइम के लिए वी विल यूज हियर सिंस फॉर। एंड सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए फॉर सर्टेन टाइम वी विल यूज सिंस, फॉर अनसर्टेन टाइम वी विल यूज फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, उसकी बात करेंगे बाद में। लेकिन एक बार पहले देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की जो पहचान होती है वो होती है रहा था, रही थी, रहे थे के साथ टाइम दिया हुआ होगा सेंटेंस के अंदर, फिर दिया होगा इसकी पहचान, पहचान के बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड बीन होगी, एक वचन हो सब्जेक्ट या फिर बहुवचन हो, यानी कि सिंगुलर नाउन और प्लुरल नाउन, हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी हैड बीन। उसके बाद इसमें जो वर्ब लगेगी दोस्तों वो आईएनजी फॉर्म लगेगी। कंटिन्यू में जो वर्ब लगती थी आईएनजी फॉर्म लगती थी। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि कहीं पर भी रहा वर्ड दिख जाए, कहीं पर भी अगर आपको रहा वर्ड दिख जाए, ये रहा वर्ड दोस्तों, अगर रहा वर्ड दिख जाए वहां हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते थे, और आईएनजी फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रयोग की जाती है। एज वेल एज वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, क्योंकि यहां पर भी रहा रही दिया हुआ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में भी वही पहचान रहेगी, वही इसमें जो है वर्ब रहेगी, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। सेम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू की बात करूंगा मैं, तो जो उसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम होगा। उसके बाद इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, ऑक्सिलरी वर्ब होगी, वो क्या होगी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। मैंने बताया था शैल हैव बीन का प्रयोग किसके साथ किया जाता था दोस्तों, आई और वी के साथ। सो आई और वी के साथ प्रयोग करते थे हम लोग शैल हैव बीन, से सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें भी रहती है। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की। जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की पहचान थी, उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की जो पहचान होगी वो रहा है, रही है, रहे हैं, साथ में टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू की भी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जो कंटिन्यू में हुआ करते थे प्लस टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन होगी। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब तीनों में एक जैसी होगी। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आप टेंस का कोई भी पोर्शन पढ़ रहे हो, चाहे वो इंडेफिनिट पोर्शन, चाहे वो कंटिन्यू, चाहे परफेक्ट, चाहे परफेक्ट कंटिन्यू, चारों में एक चीज कंटिन्यू रहेगी, वहां वर्ब चारों में एक जैसी रहेगी दोस्तों। इंडेफिनिट चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कंटिन्यू चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट में भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एंड परफेक्ट कंटिन्यू में भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों के अंदर वर्ब हमेशा एक जैसी रहती है दोस्तों। इंडेफिनिट में बात की थी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, कंटिन्यू में बात की थी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग, परफेक्ट में बात की थी हमने, उसमें हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और इसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यू में आज हमने बात की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन इसके साथ सिंस और फोर का क्या रोल है, तो देखते हैं सिंस का प्रयोग कहां होता है और फोर का प्रयोग कहां होता है। फ्रेंड्स, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए यानी कि सर्टेन टाइम के लिए किया जाता है, चाहे वो मॉर्निंग हो,
इवनिंग हो या कोई भी ईयर दे रखा हो, चाहे 1998, इसके अलावा कोई डे ऑफ द वीक हो, संडे, मंडे, या फिर ईयर के किसी भी मंथ का नाम। जी हाँ दोस्तों, फोर का प्रयोग किया जाता है अनिश्चित समय, अनसर्टेन टाइम के लिए, जैसे 2 डेज, 4 वीक्स, यानी कि कोई भी नंबर दे रखा हो, बहुत सारी संख्या दे रखी हो। अलावा समटाइम्स 5 आवर्स, 3 मिनट्स, इस तरह से सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। चलिए दोस्तों, सिंस और फोर को जानने के बाद हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखते हैं उनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। विजय 2 दिन से किताब पढ़ रहा था। विजय 2 दिन से किताब पढ़ रहा था। अब पहले तो मैंने बताई थी आपको कि इसकी पहचान पर जाइए, तो इसकी जो पहचान दी गई है कि वह किताब पढ़ रहा था, रही थी, रहे थे, माइंड में अगर जाना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की पहचान है। तो वहां रहा था, रही थी के फॉर्मूले पर जाते तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करना है। वाक्य में सब्जेक्ट है विजय, विजय को इंग्लिश में विजय लिख दिया हमने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, सो विजय के बाद हम इसको हेल्पिंग वर्ब रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बात की थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में रहा था कि सबसे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तब यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैड बीन। क्या लग जाएगा? हैड बीन। यहां हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब कौन सी है? तो जो पहचान होती है वो जिसके साथ लगती है। रहा था यानी कि पढ़ रहा था, पढ़ना के साथ लगा, तो पढ़ना एक वर्ब है और वर्ब के साथ आईएनजी। तो रीड, तो क्या हो जाएगा? रीड, और साथ में आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। क्या बन गया? विजय हैड बीन रीडिंग। अब रीडिंग तो क्या रीडिंग? इसके बाद ऑब्जेक्ट की बात आती है। पढ़ रहा था तो वो क्या पढ़ रहा था? किताब पढ़ रहा था, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर क्या लिख देंगे? had been reading book, had been reading book। 2 दिन से, अब इसमें समय दिया गया है दोस्तों। सिंस और फॉर का प्रयोग मैंने कहा था सुबह के लिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन सब के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। तब हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस। और उसके बाद सुबह, विजय 2 दिन से किताब पढ़ रहा था। कब? 2 दिन से पढ़ रहा था, माफ कीजिएगा 2 दिन से पढ़ रहा था, इसने समय नहीं बताया, इसमें दिन का प्रयोग किया है। 2 दिन से किताब पढ़ रहा था। तो अब यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था 2 दिन, 3 दिन, कोई भी नंबर ऑफ द डे, नंबर ऑफ द वीक, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? फोर का प्रयोग करते हैं। बुक फॉर 2 डेज। तो इस तरीके से हमने वाक्य बना लिया कि विजय हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 डेज। बात करते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। हम को इंग्लिश में वी, ओके। उसके बाद सब्जेक्ट फॉर्मूले पर चल रहे हैं, सब्जेक्ट लगा दिया वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। पहचान इसकी है रहा है, रही है। रहा है, रही है की पहचान हैज बीन, हैव बीन। सब्जेक्ट प्लुरल नाउन है, हम यहां पर प्रयोग करेंगे हैव बीन का, वी हैव बीन। उसके बाद हमको लगानी है वर्ब। रहा, रही किसके साथ लगा है? खेलना के साथ, और यहां पर खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, एंड प्ले के साथ हमको यूज करना आईएनजी फॉर्म, हैज बीन प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग। क्या प्लेइंग? क्रिकेट। क्या खेला जा रहा है यहां पर? क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहां पर? क्रिकेट, हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद देखिए टाइम क्या दिया गया है, सुबह से। मैंने कहा था आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, ऐसा कोई दिया गया हो, यानी कि निश्चित समय। ये इसको निश्चित इसलिए माना गया है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं, तो माइंड में एक ही चीज आएगी, ये आने वाली सुबह कौन सी सुबह हो सकती है? जो सबसे करीबी होगी वही तो सुबह होगी, जब से हम इंतजार कर रहे हैं। तब हम कह सकते हैं ये सुबह जो है वो सिंस के साथ प्रयोग होगा। तब यहां प्रयोग होगा सिंस मॉर्निंग। तो हमने बात की पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, इन दोनों के सेंटेंसेस लिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, तो आप उन सेंटेंसेस को घर पे बनाइए और देखिए कि आप लोग सेंटेंस बना पाते हैं या नहीं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।